नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी मुंबई कांदिवली से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में जो है हिपार सल्फ के ऊपर। तो हिपार सल्फ के बारे में हम सब काफ़ी चीज़ें जानते हैं मटीरिया मेडिका से, जो कि हमने उसको यूज़ किया है सप्यूरेशंस में, जहाँ पे पीप आ जाती है और खूब खुजली और स्किन के लेवल की बहुत सारी उसमें बातें की हैं मटीरिया मेडिका में। उसके काफ़ी डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स बताए हैं बॉडी पे। और स्क्रोफुलस लिम्फैटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए बताया है। स्क्रोफुलस लिम्फैटिक जैसे कि हिंदी में जिसको लसीक कहा जाता है। लिम्फ का क्या महत्व है ना, कोई भी अगर हानिकारक वस्तु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जैसे कि विष हो गया किसी तरह का, या कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो हमारे शरीर के आचरण को ख़राब कर सकता है, तो इसलिए ये जो लिम्फैटिक ग्लैंड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड्स हैं, हमारे बॉडी में सब जगह हैं। तो ये हमारे शरीर के सुधार के लिए या उसकी शुद्धि के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये इकट्ठे हो जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे वो विष आया है, प्रवेश किया है, वहाँ पे वो तत्पर हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और वो चीज़ को निकाल देते हैं। निकालने के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए वो स्किन के काफ़ी बीमारियों में इसको बताया गया है। तो अब हिपार सल्फ में ना एक तो उसको समझना फिर समझाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल गया, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, जो कहीं ना कहीं अगर मैं भी मिस कर रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में, तो मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो मुझे ज़्यादा सहायक भी होगी, और इन द प्रोसेस अगर आप सभी को भी सहायक हो रही है तो ये विन विन सिचुएशन हो गई हम दोनों के लिए, कि हम दोनों की जीत है इसमें, कि आप भी उसको कैसे और अच्छे से यूज़ करें और मैं भी इस प्रोसेस में उसको अच्छे से यूज़ करना सीखूं, क्योंकि ये हमारे मास्टर्स ने बहुत बखूबी उसको इतना अच्छे से सिखाया है, दर्शाया है हमारी पुस्तकों में, कि इसका महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मेरे इंग्लिश वीडियोस आपने सुने होंगे, नहीं सुने तो प्लीज़ सुनिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी आपको रूब्रिक्स के थ्रू इसको समझाने का प्रयत्न किया है। तो इसमें क्या है ना, एक तरह का प्यार जो बहुत ही अलग किस्म का प्यार है, जो अनोखा है, सबसे अनोखा प्यार है, क्योंकि वो उसमें ना जब हिपार सल्फ प्यार करता है ना, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता, पक्षपात नहीं करता, पूरा दिल और जान से, अपने तन मन धन से अपने लोगों के लिए सब कुछ करने जाता है, जो उससे बन पड़ती है, हर तरह की फ़िक्र लेना, चिंता लेना, उनके लिए जो बन पड़े वो करना। तो इसके शुरुआत में ही मैं आपको कुछ किरदार बताती हूँ, जिनको अगर आप ध्यान में रख के आगे का सुनेंगे तो आपको ये काफ़ी हद तक समझ आएगी अच्छे से। तो एक तो किरदार जो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा ये रेमेडी को भी समझने में, और जो जब मैंने रामायण देखी, कृष्णा देखा, तो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्राइकिंग लगा, वो था लक्ष्मण जी का। और दूसरा था उनका ही रूप बलराम का कृष्णा में। तो वो दोनों में क्या करते हैं ना, विष्णु के ही अवतार हैं राम और कृष्ण, और उनको हमेशा उनकी मदद करना, उनके लिए हमेशा तत्पर रहना, कि कोई उनको हानि ना पहुंचा सके किसी भी तरह से। तो हमेशा उनके लिए वो जो बन पड़े उनसे वो करना चाहते हैं, है ना। कोई भी अगर सीता मैया को कुछ करने आ गया तो वो उसको खरोच भी नहीं आने देते सीता मैया को, और सीधे उनकी तलवार निकल आती है, या उनकी आंखें ऐसे बड़ी हो जाती हैं, उनका कोई ना कोई हथियार सामने आता है जो उनके अपनों की रक्षा करता है। तो ये जो हिपार सल्फ है ना, वो ऐसे जोशीले लोग हैं जिनमें भयंकर जोश है, आवेश है, और हमेशा तत्पर रहते हैं, और थोड़े से घमंडी होते हैं वो, लेकिन ये जो घमंड है ना उनका, कि मेरे भाई को तूने कुछ बोला या मेरी भाभी के लिए तूने ऐसा किया, तो ऐसा वाला घमंड है उनका, कि वो भी एक प्यार से जुड़ा हुआ है। तो उनका जो उतावलापन है, उनकी जो जल्दबाज़ी है, उनका जो आकस्मिक रूप से कुछ बोल देना, कुछ कर बैठना, एकदम झटपट कार्य करते हैं। तो जैसे हम हिपार सल्फ को दर्द में अगर देखेंगे
तो दर्द में कैसा रहेगा ना, वो उसको लगेगा मेरा घुटना इतना दुख रहा है, लेकिन वो करना चाहते हैं आगे अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, लेकिन वो दर्द की वजह से नहीं कर पा रहे। तो उनको क्या लगेगा ना, ये मेरे और मेरे प्यार करने वाले के बीच में आ रहा है ये दर्द, उसके लिए मैं सहायक नहीं बन पा रहा। तो इतना गुस्सा आता है ना हिपार सल्फ को, वो बोलता है मन करे ना मेरा बस चले तो मैं इस घुटने को काट डालूं, इतना दर्द। तो कहीं सपोज स्किन में कोई रैश आ गया और बहुत खुजली मच रही है, ऐसा मन कर रहा है ना इसको चीर डालूं, ऐसा उनका आवेश होता है। तो ऐसे शब्दों में आपको वो दिखाई देगा। तो इतने हद तक वो जाते हैं अपना देने के लिए, उनमें एक धृष्टता होती है, एक दृढ़ता होती है, साहसी होते हैं वो, उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, और एकदम जंग पे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि नहीं मेरे भाई को कैसे बोल सकते हो, मेरे माँ बाप को ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो झटपट कार्य करते हैं वो, क्विक डिसीजंस लेते हैं, उनको ज़्यादा उस समय सोचने के लिए और उनको लगता है कि नहीं ये अभी सोचने का समय नहीं, करने का ही समय है। तो वो कैसे, जिससे उनको बहुत लगाव है ना, उसके लिए वो ये सब करने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। और फिर इसी में आ गया इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट इम्बेसिलिटी विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट दिया है। जैसे इम्बेसिलिटी मतलब सामने वाले को लगेगा क्या मूर्ख आदमी है, थोड़ा भी ये सोच नहीं रहा कि इसकी ही जान को खतरा हो सकता है ऐसा करने से, तो वो इम्बेसिलिटी बताई है इसमें। और सेक्सुअल एक्साइटमेंट मतलब वो एक उत्साहित हो जाते हैं कि मेरे भाई को, दैट इज़ मेरा, ये जो है ना वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वो आवेश में ये सब करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इसमें ना हमको एक और बात दिखेगी कि उसमें मॉरल्स हैं हिपार सल्फ में, तो सदाचार पूर्ण व्यवहार करते हैं, नैतिक होते हैं। मतलब आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये गलत कर रहा है ना। आपको हमेशा यही मन में आएगा कि देखो भाई को 14 वर्ष का अगर वनवास दिया है तो इसमें इसको जाने की क्या पड़ी है ना। लेकिन उसको रहता है कि नहीं ये मेरे बड़े भाई हैं, इनकी रक्षा करना, इनके लिए सहायक बनना ही मेरा परम कर्तव्य है। तो ये सदाचार पूर्ण हो गया। तो ये करने के लिए उतनी इच्छा शक्ति होती है उनकी, और सामने वाले को भी देख के लगता है यार ऐसा भाई हर किसी को मिले, है ना। तो ये उसमें मॉरल्स होते हैं ये रेमेडी में। और हर जगह ना वो अपने आप को वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो डेल्यूजन पुअर में आ जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास सिर्फ इस चीज़ की कमी है। जैसे इतने बड़े राजा के बेटे, मैं सिर्फ वो बार बार क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। केसेस की कमी है मेरे पास, जो मैं सोचती हूँ कि अब से मैं उसको और अच्छे से यूज़ करूँ। तो एक पुअर की फीलिंग आती है। जैसे एक लड़की थी मेरे पास, पीसीओडी की थी, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत हाई थे। तो उसका फैमिली सिचुएशन कैसा था, तो ये रेमेडी मैंने तब यूज़ की थी। तो वो आई थी एकदम लड़कों जैसे कपड़े पहन के, मतलब शर्ट ट्राउज़र पहन के आती थी हमेशा, और एकदम बॉडी स्ट्रॉन्ग थी, उसके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते थे मुझे। और थोड़े मैनली फीचर्स हो गए थे क्योंकि हार्मोन्स भी उस तरह के थे। तो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था ना, जहाँ पे उसकी दादी और माता के साथ वो रहती, माँ के साथ, और उसके पिताजी जो थे उनका स्वर्गवास हो चला था। तो ये कुछ 24-25 साल की लड़की थी। तो ये जब घर जाती थी ना, तो उसको उसकी दादी बस ताने ही देती रहती थी कि पता नहीं इसको कोई लड़का भी पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं इसकी कभी शादी भी होगी कि नहीं। और उसकी माँ को तरह तरह के टॉन्ट मारना, उसकी माँ से बहुत ज़्यादा काम कराना। तो ये क्या करती थी ना कि अपनी दादी को भी छोड़ नहीं सकती है, अपनी दादी को कुछ बोल नहीं सकती कि तुम निकल जाओ यहाँ से या कुछ, क्योंकि दादी भी अकेली है। और माँ तो दिलो जान से वो चाहती है अपनी माँ को। तो ये जब सुनती थी कि मेरी माँ को बोला जा रहा है कुछ, तो वो उनको चुपचाप से ले कमरे में ले जाती थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी, दादी का भी ध्यान रखती थी। लेकिन एक हो गया ना कि मैं ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में रह रहा हूँ जहाँ से मैं हट भी नहीं सकता, सामने वाले को हटा नहीं सकता, और रहना भी इसी में है। तो वो हो गया फॉर रैप्स इन समर। समर मतलब बहुत गर्मी का मौसम है। जैसे विंटर क्यों नहीं लिया ना, इसमें हम विंटर भी ले सकते थे कि नॉट वेयरिंग लेस क्लोथ्स इन विंटर, बट ये ऐसा लिया है कि फॉर रैप्स इन समर। तो समर एक गर्माहट को दर्शाता है, एक आक्रोश को दर्शाता है।
तो वो आवेश जो है वो समर है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन ऊपर ये फर लपेट रखा है। फर क्या हो गया ना, छाल हो गई। तो वो ये नहीं है, लेदर नहीं है, फर है। फर ना और मोटा हो गया, जिससे कि बिल्कुल भी अंदर और बाहर का टेम्परेचर ना अंदर का बाहर का अंदर आ सकता है, ना अंदर का बाहर जा सकता है। तो वो जो छाल है ना, वो इस तरह से लपेट लेती है कि बस हाँ दादी चाय बना दूँ। तो वो नहीं चाहती है दादी को, लेकिन फिर भी एक ऐसा मुखौटा सा लेके घूमती है घर में उनके आगे पीछे। तो वो फर रैप्स इन समर हो गया कि मैं ऐसे सिचुएशन में रहना भी नहीं चाहती, पर मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो ऐसे में इंसान कैसा बिहेव करेगा ना, एक फॉर्मेलिटी जैसी हम बोलते हैं ना, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए साथ में रह रहे हैं। तो वो हो गया फर रैप्स इन समर इन केस ऑफ हिपार, कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है ना। एक हेल्पलेसनेस का भी थोड़ा सा कंपोनेंट आ गया इसमें कि मैं अब इसके आगे क्या करूं। तो मैं अपने माँ को जितना भी सपोर्ट कर सकती हूँ, जितना उनके लिए बन पड़ता है मैं करती हूँ। अन्याय का सामना भी नहीं कर सकती, लेकिन एक सदाचार है उसके अंदर कि मैं अपनी दादी को भी कुछ नहीं बोल सकती। तो वैसी वाली बात हो जाती है। कुछ गलत लगता है तो वो शिकायत भी करती है, लेकिन इसको हिपार सेल्फ को टिमिडिटी में दिया है, एक कातरता या कायरता में भी दिया है कि जहाँ वो बोल भी नहीं सकती। तो ये फर रैप्स इन समर में ही ये सब आ गया, एक हेल्पलेसनेस आ गई, एक कॉवर्डिस आ गई, एक टिमिडिटी आ गई कि वो नहीं कर सकती है ऐसा। लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही अगर हो गया ना, तब वो उत्तेजित हो जाती है और तब वो फिर सब बोल देती है। घमासान जैसा हो जाएगा घर में कि यार आज तो तुमने हद ही कर दी। तो जैसे एक नई नई लड़की शादी करके आई है, वो देख रही है कि उसकी ननद उसको ताने मार रही है या उसकी सास उसको कुछ ऐसा बिहेव कर रही है जो उसको नहीं पसंद आ रहा है, उसको लग रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन वो अपने पति से इतना ज़्यादा प्रेम करती है कि वो सोचती है कि नहीं, मैं पति के उनके घर वालों से रिश्ते नहीं ख़राब होते भी देख सकती। तो वो कहीं ना कहीं अपनी कड़वाहट को या अपने गुस्से को अंदर ही अंदर रखती है। कोई उसको कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वो अंदर रख रही है। वो सोच रही है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया तो वहाँ पे वो कायरता दिखती है उसकी। वो भी उसका प्यार ही है एक्चुअली। तो फिर क्या होता है ना, अगर ये दिन पे दिन चलता जा रहा है तो वो सोचती है सब कुछ तो है, बस एक इतनी सी चीज़ की कमी है। ये पुअर हो जाता है हिपार सेल्फ का कि ये प्यार कर रहे हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, बस इतनी सी चीज़ नहीं है कि उनके तरफ से जो उसको चाहिए वो नहीं है। जो भी हो सकता है वो कि यार मेरे पास सब कुछ है, मैं कमा भी रही हूँ अच्छा, मेरी बॉडी भी अच्छी है, मेरे लुक्स भी ठीक ठाक ही हैं, मेरे घर वाले सब ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन बस मुझे ना लड़का नहीं मिल रहा शादी के लिए। तो यहाँ पे ये पुअर आ गया कि सब कुछ होते हुए इतनी सी चीज़ की कमी हो जाती है वो हिपार सेल्फ को। तो कहाँ होता है ना, ये जब आवेश से बाहर जाने लगता है तब उसको लगता है यार ये मेरे अपनों के साथ में जो मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजनेस कर ली थी, तो इसकी वजह से ना कहीं आगे चल के और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, या थोड़ा बहुत जो नुकसान मेरे आवेश से हो गया है वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि मैं बाद में उसको समेट ना पाऊँ। तो इसीलिए फियर ही विल नॉट रिकवर में है, फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग में है कि कहीं वो एक पिंपल आया और वो इतने ज़्यादा ना हो जाए कि मेरी सौंदर्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो वहाँ पे वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सतर्क कर लेते हैं, कॉशियस हो जाते हैं कि ये और नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए वो जो खंडन होता है, विरोध होता है, उससे बहुत आवेश में आते हैं वो, इस तरह का उनकी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ से निकलते निकलते फिर वो कॉशियस होने लगते हैं, सतर्क होने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं केयरफुल ऑफ वॉकिंग इन ओपन एयर में आ जाते हैं। तो जैसे केयरफुल ऑफ में क्या होता है, वॉकिंग इन ओपन एयर। वॉकिंग इन ओपन एयर मतलब हम सैर कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, साथ में चलते हैं ना जब किसी के, तो देखते हैं आप कि हम खुली हवा में जब चलते हैं तो हम एक दूसरे के आचार विचारों को सोचते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, खूब तरह तरह की बातें करते हैं। अब जैसे कि ये बगीचे में मैं इसीलिए आई थी कि वॉकिंग इन ओपन एयर थोड़ा सा और एक महसूस करने के लिए कि कैसे यहाँ पे ना जब हम चलते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे जो विचार हैं वो एक खुली हवा के जैसे बह बह के आते हैं हमारे मन में और हमारे मुख से भी निकलते हैं
कि जैसे मेरी नेबर हैं, तो मैं उनके साथ महीने 2 महीने में ना एक बार कभी हम लोग गार्डन में ही मिल जाते हैं, तो हम बहुत देर तक 1-1 घंटे तक हम ऐसे ही चलते हैं। हाँ, तो खुली हवा में हमको आज़ादी मिलती है, विचार व्यक्त करना आसान हो जाता है जब चलते-चलते हम बस अपनी धुन में बोल रहे हैं। और एक्सेप्टेंस भी अच्छी होती है कि जो सामने वाला कह रहा है उसको भी हम अच्छे से अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बातें भी, उनके विचार भी, या जो वो कहना चाहते हैं ना, क्योंकि एक मन आज़ाद महसूस करता है अपने आप में ही। एक फ्रेशनेस होती है, ताजगी होती है खुली हवा की, जहाँ हमको कोई बंदिशें नहीं लगती हैं। तो वो क्या होता है पार्सल के साथ, वो केयर्सफुल ऑफ में आ जाता है, मतलब वो बहुत सतर्क हो जाता है कि वो अपनी आज़ादी को जहाँ वो खुला महसूस कर रहा है, उसको लगता है कि अब हमको थोड़ा इनसे सोच समझ के बात करनी चाहिए। उसके अंदर घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, एक डर सा महसूस करता है और दुखी भी महसूस करता है कि वो जैसे जिस तरह का इंसान था वो अब वैसा नहीं सोच पा रहा है या कर पा रहा है। तो उसके अंदर ना आप देखेंगे कि अपने परिवार को लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है हमेशा। और इस चक्कर में आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं जल्दी बड़े हो जाते हैं, मतलब यंग एज में ही उनको काफ़ी समझदारी आने लगती है, अपने ज़िम्मेदारी उठाने लगते हैं, उनको खेलने में इतना शौक़ नहीं रहता है, बस अपने परिवार की कैसे सुरक्षा करे, कैसे उनको मदद कर सके। तो इसीलिए वो आप देखेंगे कि उनको इस तरह के जो स्टार्टिंग के स्टेजेस होते हैं वो काफ़ी कोशिश रहती है, प्रयत्न रहते हैं, और फिर एक ऐसा स्टेज आता है ना, उसको लगता है कि हमारे लोग ही ऐसा करते हैं, और फिर एकदम दुखी हो जाता है, एकदम दुर्विचार वाला कि किसी से संबंध रखने में अब भलाई नहीं है, क्योंकि कोई अपना ही नहीं है, सब अपनों को ही इस तरह से ट्रीट करते हैं, बेरहमी से उनके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, फिर वो अपने आप को धीरे धीरे क्लोज़ करने लगते हैं। उनको लगता है ये सब बदल जाना चाहिए, लेकिन वही विचार चलते रहते हैं, और उसी में वो अपने आप को सिकोड़ के रखते हैं, बंद कर लेते हैं अपने मन के दरवाज़ों को, फिर अपने ही लोगों से। तो ये है उसकी सेंसिटिविटी, जो सारे ऑथर्स ने बहुत बताई है कि इतनी इतनी सी चीज़ों से, ठंडी हवा के झोंके से कुछ भी छू लिया और छींकें आने लगी, तो ऐसा उसका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो किसी ने भी अगर उनको थोड़ा सा भी तीखी नज़र से देख लिया या कुछ थोड़ा भी बोल दिया, उससे ही उनको इतनी बेचैनी और इतने प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाएंगे। तो ये है हिपार सेल्फ की जर्नी। तो आप ज़रूर इसको यूज़ करिए, और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ शेयर करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपके जो कमेंट्स आते हैं वो मुझे भी काफ़ी डायरेक्शन देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।